जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 5 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। चर्चा करेंगे हम लोग इंडिया के नए कॉन्सुलेट की, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन में। क्वींसलैंड कहाँ है? क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वींसलैंड में क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। वहाँ पे इंडिया का पहला ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सुलेट खोला गया है। ठीक है, इंडिया का न्यू कॉन्सुलेट खोला गया है ब्रिस्बेन में, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन कॉन्सुलेट इन द स्टेट, तो क्वींसलैंड की स्टेट में पहला इंडियन का कॉन्सुलेट आया है, आपको याद रखना है। और इसका इनॉग्रेशन किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वींसलैंड कहाँ है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। राइट हैंड साइड में आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है और यहाँ पे मेजर मेजर स्टेट्स देख रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पे इंडिया का नया कंसुलेट इनॉग्रेट किया गया है। इसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया अलग अलग टेरिटरीज में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो हल्का सा देख लीजिएगा कि किसकी क्या क्या कैपिटल है। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल होती है सिडनी। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल होती है सिडनी। ये है कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। ठीक है, विक्टोरिया की क्या कैपिटल है? विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। मेलबर्न। तो ये कुछ स्टेट्स थे ऑस्ट्रेलिया के हमने देखे। क्वींसलैंड की कैपिटल होती है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल कैपिटल है। विक्टोरिया की कैपिटल होती है मेलबर्न। ठीक है, अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में और थोड़ा सा डीप में चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ये आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड आता है, साथ ही साथ टैस्मैन सी की कुछ आइलैंड्स आते हैं। टैस्मैन सी में कुछ आइलैंड्स हैं, उसके कुछ आइलैंड्स, टैस्मैन सी के आइलैंड्स भी ऑस्ट्रेलिया में इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 6th लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया एंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन ओशियानिया। ठीक है, तो इनका ओशियानिक ओशन में जितना एरिया है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, ये बात भी आप याद रखिएगा। कैपिटल हमने देखा था कैनबरा है। अब हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या क्या है इनके। तो ऑस्ट्रेलिया के इमीडिएट नॉर्थ में क्या है, ये आप देख रहे होंगे, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, ये इंडोनेशिया का पूरा पार्ट है। नॉर्थ वेस्ट में ईस्ट तिमोर है, और नॉर्थ में पापा न्यू गिनी है। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये पापा न्यू गिनी है, याद रखिएगा। और ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है जो येलोइश है, ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है, ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये नॉर्थ में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की क्या क्या लाया करता है। नॉर्थ में है पापा न्यू गिनी और इंडोनेशिया, और नॉर्थ वेस्ट में है ईस्ट तिमोर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नियर बाय कंट्रीज टू द नॉर्थ कौन कौन सी है। अभी हमने देखा इंडोनेशिया है, ईस्ट तिमोर है और पापा न्यू गिनी है। नॉर्थ नियर बाय कंट्रीज इन द ईस्ट की बात करें, तो अगर आप ओशियानिक कंट्रीज में ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये सब जो आइलैंड्स हो जाते हैं, इसमें है सोलोमन आइलैंड्स, वानुतु और न्यू कैलेडोनिया, जो कि फ्रेंच डिपेंडेंसी है, न्यू कैलेडोनिया। तो ये जो छोटे 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 ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये सब एक आइलैंड है जो कि ओशियानिया का पार्ट होते हैं। ठीक है, और साउथ ईस्ट में जो कंट्री है, ये जो येलोइश कंट्री दिख रही है आपको, ये कौन सी है? ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, ये बात आपको याद रखनी है। नियरेस्ट कंट्री टू साउथ ईस्ट कौन सी है? तो ये न्यूजीलैंड है। मेजर लैंडफॉर्म्स की चर्चा करें तो डार्लिंग रेंज जो है ये साउथ वेस्ट में है। ये देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग रेंज आती है। फिर क्या है? फिर फ्लिंडर्स रेंज है। फ्लिंडर्स रेंज कहाँ है? ये साउथ में है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे साउथ में, ये एडिलेड के तरफ है। ठीक है, ये फ्लिंडर्स रेंज में है। इसके बाद है ग्रेट बैरियर रीफ, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ आता है ये। ठीक है, कोरल सी है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे इसके नॉर्थ ईस्ट में, यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ है। बैरियर रीफ्स का सबसे बड़ा जो कलेक्शन है वो यहाँ ही पे है। ग्रेट बैरियर रीफ आपके सामने आ गया। इसके बाद क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ईस्टर्न पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया की। ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको दिख रही होगी। इसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, याद रखिएगा विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, तो ये इंग्लैंड में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। हैमरस्ले रेंज है, हैमरस्ले रेंज, ये देखिए हैमरस्ले रेंज एकदम वेस्ट पार्ट में है। मैकडोनल्ड रेंज एकदम सेंटर में है ऑस्ट्रेलिया के, ये बात याद रखिएगा। ये मैकडोनल्ड रेंज हो गई हमारी। माउंट कोजिस्को, ये है यहाँ पे माउंट कोजिस्को एकदम साउथ ईस्ट पार्ट में। ठीक है, माउंट कोजिस्को ही यहाँ की हाईएस्ट पीक भी है, ये बात याद रखिएगा। मरे रिवर कहाँ है? तो ये यहाँ पे डार्लिंग मरे रिवर है, ऊपर डार्लिंग रिवर बहती है और नीचे मरे रिवर बहती है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। एक बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि मरे रिवर या डार्लिंग रिवर शायद पूछा गया था कि किस साइड में है ऑस्ट्रेलिया के, तो आपको ओरिएंटेशन याद रखने हैं, डायरेक्शन के ओरिएंटेशन याद रखने हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ पे लाए कर रहे हैं।
मरे रिवर हो गया। इसके बाद मसग्रेव रेंज कहाँ है, मसग्रेव रेंज ये आपको दिखेगी मसग्रेव रेंज। फिर है नालार बार प्लेन, नालार बार प्लेन यहाँ पे है, ये नालार बार प्लेन, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, याद रखिएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ है, तो ये साउथ में है। फिर सिम्पसन डेजर्ट कहाँ पे है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो सिम्पसन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पे है। और टेस्मानिया है, टेस्मानिया एकदम साउथ में है, ये देखिए आप टेस्मानिया साउथ में, ठीक है। और इन दोनों के बीच को अलग करने वाला जो स्ट्रेट होता है वो बास स्ट्रेट होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, बास स्ट्रेट, ठीक है। ओशन जुरिसडिक्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया ऑफ ओशन जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया जो है ओशन जुरिसडिक्शन का आता है, आपको याद रखना है। ओशन का जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो किसके जुरिसडिक्शन में है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के जुरिसडिक्शन में है, ये बात याद रखिएगा। लैंड बॉर्डर्स कोई भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया हैज़ नो लैंड बॉर्डर्स। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ पे आप केप यॉर्क पेनिनसुला देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर है। इससे जो अलग करता है इंडोनेशिया और पापा न्यू गिनी को वो है टॉरस स्ट्रेट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये टॉरस स्ट्रेट जो है ये अलग करता है इंडोनेशिया और पापा न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। टॉरस स्ट्रेट याद रखिएगा, ये टॉरस स्ट्रेट हो गया, ठीक है। केप यॉर्क पेनिनसुला कहाँ पे आता है, तो ये क्वींसलैंड में आता है, हम लोग ने देखा था, ये क्वींसलैंड स्टेट में आता है केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। और ये टॉरस स्ट्रेट भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल लोलैंड्स की, तो यहाँ पे ग्रेट आर्टिसन बेसिन है, याद रखिएगा ग्रेट आर्टिसन बेसिन है। और मरे डार्लिंग बेसिन है, मरे डार्लिंग बेसिन ये साउथ में है, ठीक है, पर मरे डार्लिंग बेसिन यहाँ कहीं साउथ में है। और यहाँ पे लेक आयर बेसिन भी है, लेक आयर यहाँ का सबसे बड़ा लेक है, ये आप देख रहे हैं लेक आयर बेसिन, ठीक है। लेक आयर बेसिन यहाँ का सबसे बड़ा लेक है और सबसे लोएस्ट पॉइंट भी है लेक आयर, ठीक है। लेक आयर सबसे लार्जेस्ट लेक भी है और सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी है। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे माउंट किजिस्को है, ये यहाँ पे कहीं पे ये है माउंट किजिस्को, आप देख रहे होंगे ये माउंट किजिस्को है, रुकिए थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, हाँ यहाँ पे ये आप माउंट किजिस्को देख रहे होंगे, तो ये यहाँ का हाईएस्ट रेंज है, ठीक है। माउंट किजिस्को जो है यहाँ पे हाईएस्ट रेंज है, ये बात आप याद रखिएगा। मरे रिवर यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये हम लोग ने देखा था। फिर बास स्ट्रेट देखिए यहाँ पे साउथ में है, जो कि टेस्मानिया को अलग करता है ऑस्ट्रेलिया से। टेस्मानिया की कैपिटल क्या है, हॉबर्ट है, याद रखिएगा टेस्मानिया की कैपिटल क्या है, तो ये हॉबर्ट है, ठीक है। टेस्मानिया की कैपिटल क्या है, हॉबर्ट है। HDFC ने अपनी नई ब्रांच सिंगापुर में खोली है, तो ये बात याद रखिएगा। हालांकि ये बैंक एग्जाम्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होती है ये टाइप की इन्फॉर्मेशन, पर फिर भी आपको बता दिया है इन केस कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो उसके लिए उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग को करके चलनी है। तो ये बात याद रखिएगा कि HDFC ने अपना नया ब्रांच कहाँ खोली है, सिंगापुर में खोली है, और सिंगापुर में ये खोलने वाली पहली ब्रांच है इनकी, ठीक है। इससे पहले कहीं कहीं और विदेश में खोली होंगी, पर सिंगापुर में पहली ब्रांच अपनी HDFC ने खोली है। इसके बाद बात करते हैं NTPC और ONGC ने क्या किया है, जॉइंट वेंचर इनॉग्रेट किया है फॉर इंडियाज ग्रीन एनर्जी फ्यूचर। तो ये बात आपको याद रखनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी स्टैब्लिश की गई है NTPC और ONGC द्वारा, जिससे क्या होगा, जिससे एक्सेलरेशन मिलेगा, एनहांसमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स इन सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सस्टेनेबल फ्यूल्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने के लिए, एक पुश देने के लिए NTPC और ONGC ने जॉइंट वेंचर को स्टैब्लिश किया है, ये बात याद रखिएगा। केन जो कंपनी है वेदांत ग्रुप की, केन ऑयल एंड गैस, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बनी है। तो ये बात याद रखनी है आपको, ये कौन सी कंपनी है, केन ऑयल एंड गैस विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेदांत ग्रुप। ये पहली ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंपनी बनी है इंडिया की, जिसने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 को ज्वाइन किया है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसने ज्वाइन किया है, तो ये केन ग्रुप ने ज्वाइन किया है, जो कि पार्ट है वेदांत ग्रुप का। केन ऑयल एंड गैस कंपनी ज्वाइन की है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप OGMP 2.0 को। ये किसका प्रोग्राम है, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये प्लान है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये प्लान है। इसके अंदर केन्स के क्या कमिटमेंट हो गए, तो इनको अपने मीथेन टारगेट्स को रिड्यूस करना है, ठीक है। 5 ईयर का इन्होंने मीथेन रिडक्शन टारगेट बनाया है, और साथ ही साथ नेट जीरो कार्बन गोल बनाया है बाई 2030। मतलब केन जो कंपनी है, ये ऑयल एंड गैस की जो कंपनी है, ये नेट जीरो अचीव करना चाहती है, नेट जीरो कार्बन बाय 2030। तो इनके ये 2 कमिटमेंट्स हैं, जिनकी वजह से इनको ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप में एक पार्टनर बनाया गया है, और ये इंडिया की पहली कंपनी होगी जिन्होंने ये पार्टनरशिप ज्वाइन की है, ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। और ये किसकी पार्टनरशिप है, ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स है कीनिया में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं तो BEML लिमिटेड को सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस मिला है कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसको मिला है सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, तो ये BEML को मिला है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को क्या मिला है, सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस, किसके लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। किसने दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये बात याद रखिएगा। और BEML का हेड ऑफिस कहाँ है, बैंगलोर कर्नाटका में है, और इस समय जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है शांतनु रॉय। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को क्या मिला है, सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस मिला है। इसका मतलब क्या है, वो अपनी तरफ से जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है इनकी BEML की डिफेंस प्रोडक्ट्स की कि ये जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे ये सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस दिया गया है बाय फॉर डिफेंस इक्विपमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो PFRDA के अंदर जो नेशनल पेंशन ट्रस्ट होता है उसके बोर्ड की चेयरपर्सन होंगी चित्रा जयसिम जी। चित्रा जयसिम को अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, जो कि PFRDA के अंदर आता है। चित्रा जयसिम्हा किसको सक्सीड करेंगी, तो ये वेंकट राव याडागिनी को सक्सीड करेंगी। चित्रा जयसिम वेंकट राव याडागिनी को सक्सीड करेंगी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं तो यूके के ऑपोजिशन चीफ की बात करें तो केमी बैडनॉक जो है पहली ब्लैक वुमेन बनी है यूके को लीड करने वाली, यूके की कंजर्वेटिव पार्टी को लीड करने वाली और यूके में ऑपोजिशन चीफ का अपॉइंटमेंट रिसीव करने के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है, केमी बैडनॉक जो है ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है टू लीड यूके की कंजर्वेटिव पार्टी और साथ ही ऑपोजिशन चीफ भी बनी है। ये सक्सीड की है ऋषि सुनक जी को, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया पार्टी लीडर है, ब्रिटिश इंडियन पार्टी लीडर होंगे थे, मतलब इससे पहले जो ऑपोजिशन चीफ थे वो ऋषि सुनक जी थे। इसके बाद केमी बैडनॉक ने, जो कि ब्लैक वुमेन है, इन्होंने सक्सीड किया है। नेक्स्ट बात करते हैं 7th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसके बारे में हम लोग ने चर्चा की थी अपने कल के करंट अफेयर्स में, जहां पे हमने आपको बताया था इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट और फ्रांस को इलेक्ट किया गया है एज को प्रेसिडेंट फॉर द टाइम 2024 टू 2026। ये टाइमलाइन के लिए इंडिया और फ्रांस को प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट की तौर पे इलेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि नए डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, तो आशीष खन्ना होंगे नए डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। किसको सक्सीड करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा, अजय माथुर जी को सक्सीड करेंगे। ये 2021 से डायरेक्टर जनरल के पद पे आसीन थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि आशीष खन्ना जो है नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सक्सीडिंग अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन की बात करें, सोलर अलायंस की बात करें तो ये 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस भी इनके साथ थे। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस में ये लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। दीपिका कुमारी जो कि इंडियन फीमेल आर्चर हैं, तीरंदाज हैं, इंडिया की महिला तीरंदाज है, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है कहाँ पे, विमेंस रिकर्व इवेंट में। ये कहाँ हुआ है, ये वर्ल्ड कप फाइनल में इन्होंने सिल्वर मेडल अर्जित किया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये कहाँ पे हुआ है, ये ट्लैक्सक्ला मेक्सिको में हुआ है। ये मेक्सिको में वर्ल्ड कप फाइनल था, आर्चरी का वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ पे दीपिका कुमारी जो है इंडिया की फीमेल आर्चर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिल्वर मेडल अर्न किया है, सिल्वर मेडल का अवार्ड इन्हें मिला है इन विमेंस रिकर्व इवेंट। ये बात याद रखिएगा, किसको मिला है, दीपिका कुमारी को मिला है। कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, किसमें, विमेंस रिकर्व इवेंट में, और ये कहाँ हुआ है, ये मेक्सिको में हुआ है। ठीक है, गोल्ड किसने जीता है, तो ली जियामन ने वो गोल्ड जीता है, जो कि चाइना से आती है। ये बात भी याद रखिएगा, गोल्ड किसको मिला है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में, जो कि मेक्सिको में होस्ट किया गया था, तो गोल्ड मिला है ली जियामन को और सिल्वर मिला है इंडिया की दीपिका कुमारी जी को। नेक्स्ट बात करते हैं रिद्धिमान साहा की। तो रिद्धिमान साहा जो क्रिकेट प्लेयर है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो ये बात याद रखिएगा, रिद्धिमान साहा किससे एसोसिएटेड है, तो ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। फिर बात करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। तो अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, ये यूएसए में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। और इंडिया ने इसमें टोटल 17 मेडल्स जीते हैं, टोटल इंडिया ने 17 मेडल्स इसमें जीते हैं, ये बात याद रखिएगा। अंडर 19 में 17 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होस्ट की गई थी।
19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ICDRA 2024 को इंडिया में होस्ट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो आपको याद रखना है ये कौन से नंबर का एडिशन है, तो 19th एडिशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का। कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। इसको होस्ट कौन करेगा? तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया के अंदर, ये होस्ट करेंगे 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। थीम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थीम क्या है? स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी अश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। ठीक है, ये थीम है, याद रखिएगा, स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी अश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। पास्ट कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो ICDRA जो है 18th ICDRA डबलिन में हुआ था। ठीक है, 18th ICDRA डबलिन में हुआ था। 19th होना था ICDRA की मीटिंग, लेकिन क्या हुआ था? पोस्टपोन हो गई थी कोविड-19 की वजह से। इसके बाद WHO ने क्या किया था? वर्चुअली ICDRA को होस्ट किया था। तो ये इन पर्सन अब 19th इंटरनेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में होगी इन पर्सन। इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो हमने आपको बताया CDSCO होस्ट कर रहा है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो चीफ होंगे वो कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव सिंह रघुवंशी, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रिलेटेड अथॉरिटीज़ की बात करें तो इनका काम क्या होता है? तो ये ड्रग रिलेटेड अथॉरिटीज़ को क्या करते हैं? इनको रेगुलेटरी प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ डिटरमिन करते हैं कि कैसे मेडिसिन को, वैक्सीन्स को, बायोमेडिसिन को और हर्बल्स की चीज़ों को, हर्बल मेडिकल्स से रिलेटेड कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या प्रायोरिटीज़ रखनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ काम करता है। और ये कॉन्फ्रेंसेज 1980 से होती चली आ रही हैं। ठीक है, तो हल्का सा बैकग्राउंड भी याद रख सकते हैं। विनबैक्स 2024 एक्सरसाइज हरियाणा में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। विनबैक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच है? तो वियतनाम इंडिया की बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, वियतनाम इंडिया की बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि हरियाणा में कहाँ? अंबाला और चांदी मंदिर में ये होस्ट किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। और ये 5th एडिशन होगा विनबैक्स 2024 एक्सरसाइज का। ठीक है, 5वां संस्करण कहाँ पे किया जाएगा? हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इंडिया और अल्जीरिया ने क्या किया है? डिफेंस टाइज MOU साइन किया है, डिफेंस टाइज से रिलेटेड MOU साइन किया है। ये बात याद रखिएगा, इंडिया और अल्जीरिया ने। तो ये किसके किसके बीच साइन हुई है? तो जनरल इंडिया के जनरल है अनिल चौहान साहब, और वहाँ के जनरल है सेड चंगीरिया। ठीक है, जनरल सेड चंगीरिया, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अल्जीरियन पीपल नेशनल आर्मी है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। ठीक है, अल्जीरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है अल्जीरियस। प्रेसिडेंट का नाम देखें तो अब्दुल माजिद तेबून है। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे नादिर लारबोई, और करेंसी है यहाँ की अल्जीरियन दिनार। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड MOU किसके साथ साइन हुआ है इंडिया का? तो ये अल्जीरिया के साथ साइन हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो टॉप रैंक कंट्रीज में कौन सी बनी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? सिंगापुर बनी है। इसका ये मतलब होता है कि सिंगापुर के जो सिटीजन्स हैं वो 195 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं, बिना वीज़ा के एक्सेस कर सकते हैं 195 कंट्रीज में। ये कौन सी कंट्री के सिटीजन्स हैं? तो ये सिंगापुर के सिटीजन्स हैं। तो टॉप रैंक कंट्री जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बनी है वो बनी है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है? कि कितना पासपोर्ट स्ट्रांग है किसी भी कंट्री का। ठीक है, इनका मेथोडोलॉजी क्राइटेरिया क्या होता है? ये वीज़ा फ्री एक्सेस को चेक करते हैं, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेजर करते हैं, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखते हैं कंट्रीज के बीच क्या क्या है, उसके बाद ये अपनी क्या करते हैं? रिपोर्ट जारी करते हैं। तो टॉप रैंक कंट्री कौन सी बनी? हमने देखा सिंगापुर। सेकेंड प्लेस पे 4-5 कंट्रीज हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, स्पेन है, जिनको क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे ये बताया है सेकेंड प्लेस कंटेंडर्स इतने हैं, इतने 5 कंट्रीज हैं। इंडिया की जो रैंक है वो है 83rd पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, और इंडियंस को कितने देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है? तो ओनली 58 कंट्रीज। ठीक है, ओनली 58 कंट्रीज में इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है, और इसके लिए वजह से इंडिया की रैंक क्या हो जाती है? इंडिया की रैंक हो जाती है 83rd। तो आपको याद रखना है पहले पे कौन है? सिंगापुर है। कितने कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस है सिंगापुर के सिटीजन्स को? तो 195 कंट्रीज में है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 83rd पोजीशन, और इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है सिर्फ 58 कंट्रीज में। मेथोडोलॉजी क्राइटेरिया हमने देखा। वीकेस्ट पासपोर्ट देखें तो किसके हैं?
पाकिस्तान का है, येमेन का है, इराक का है, सीरिया का है और अफगानिस्तान का है, जिसमें सिर्फ 26 कंट्रीज जो हैं अफगानिस्तान को अलाउ करती हैं वीज़ा फ्री एक्सेस के लिए। पता नहीं वो कौन से 26 कंट्रीज हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये कहाँ से अपना डेटा रिट्रीव करते हैं, तो ये जो है डेटा मेजर करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, और उसके बाद अपनी मेथोडोलॉजी क्राइटेरिया मतलब उसके साथ मेजर करते हैं और फिर ये रिपोर्ट जारी करते हैं। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कैसे मेजर करता है चीज़ों को और कैसे यहाँ पे उसका एक इंडेक्स फॉर्म होता है।